नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से जुड़ा हमारा खास बुलेटिन लोकतंत्र 2017। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। बजट में नहीं होगा चुनावी राज्यों के लिए नई घोषणाओं का ऐलान, उपलब्धियां बताने पर भी चुनाव आयोग ने लगाई रोक। 1 फरवरी को ही पेश होगा आम बजट। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से अखिलेश यादव करेंगे चुनाव प्रचार का आगाज। पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद पहली चुनावी रैली, पहले चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। गोवा में पर्रिकर की अगुवाई में काम करेगी अगली बीजेपी सरकार, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का बयान। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल का घोषणा पत्र आज। मणिपुर में हवाई रास्ते से पहुंची 35 टन तेल की खेप। केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग को दी जानकारी, नाकेबंदी से निपटने के लिए जल्द होगी 70 टन अतिरिक्त तेल की आपूर्ति। चुनाव आयोग ने 1 फरवरी को आम बजट पेश करने को मंजूरी दे दी है। हालांकि आयोग ने साफ कर दिया कि बजट में चुनावी राज्यों के लिए किसी योजना का ऐलान नहीं किया जा सकेगा। साथ ही वित्त मंत्री के भाषण में इन राज्यों में सरकार की उपलब्धियों का जिक्र भी नहीं होगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आम बजट टालने की याचिका को खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले आम बजट में 5 चुनावी राज्यों के बारे में कोई विशेष घोषणा नहीं की जाए। आयोग ने कहा कि वित्त मंत्री के भाषण में इन राज्यों में सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख भी नहीं होना चाहिए। आयोग ने सरकार को 2009 की एक एडवाइजरी की याद भी दिलाई, जिसमें कहा गया था कि परंपरा के मुताबिक चुनावों से पहले पूर्ण बजट की बजाय लेखानुदान पेश किया जाता है। इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट ने आम बजट टालने की जनहित याचिका खारिज कर दी। चुनाव आयोग ने सही डायरेक्शंस दी हैं कि इन 5 राज्यों को लेकर किसी प्रकार का वोटर को प्रलोभन देने के भारतीय जनता पार्टी के संभावित कुत्सित प्रयासों पर उन्होंने विराम लगा दी है। इसका स्वागत है। जहां तक सवाल है कि जिन राज्यों में चुनाव है, चुनाव जो है वो के राज्यों को में किसी तरह की कोई घोषणा न की जाए, इसको हम भी जानते हैं और इसका हम भी ध्यान रखेंगे। केंद्र सरकार ने 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान से पहले ही 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र बुलाने का फैसला किया था। कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दल चुनाव के मद्देनजर 1 फरवरी को आम बजट पेश किए जाने का विरोध कर रहे थे और इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज सुल्तानपुर से पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये उनकी पहली चुनावी रैली होगी। पार्टी प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि अखिलेश यादव 25 जनवरी को लखीमपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। सुल्तानपुर में 5वें दौर में चुनाव होना है, ऐसे में यहां से चुनाव प्रचार की शुरुआत को लेकर पार्टी कार्यकर्ता हैरान हैं, तो वहीं वरिष्ठ नेता कुछ भी कहने से बच रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण की अधिसूचना के साथ ही आज से नामांकन का काम शुरू हो गया। इस दौर में राज्य के 12 जिलों की कुल 69 सीटों के लिए 19 फरवरी को मतदान होगा। नामांकन की प्रक्रिया 31 जनवरी तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 1 फरवरी को होगी और 3 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। वहीं पहले दौर के चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। पहले चरण में 15 जिलों की 73 सीटों के लिए 11 फरवरी को मतदान होना है। प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों के लिए 11 फरवरी से 8 मार्च के बीच 7 चरणों में मतदान होगा। इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा, उनका रुख करेंगे। पंचानन, आज से एक तरह से हम कहें कि एक्शन में दिखेंगे अखिलेश यादव। आज रैली होनी है। हालांकि इस बात की हैरानी जरूर है कि उन्होंने पहले और दूसरे चरण के कोई जिले को न चुनकर 5वें चरण के जिले सुल्तानपुर को चुना है। क्या वजह लग रही है इसके पीछे और किस तरह की तैयारियां? तो आज से चुनावी रैलियों का आगाज हो रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाल लिया है और आज से वो आगाज कर रहे हैं चुनावी रैली का सुल्तानपुर से।
हालांकि इस बात की हैरानी जरूर है क्योंकि सुल्तानपुर में 5वें चरण में चुनाव होना है। कुछ देर बाद अखिलेश यादव चुनावी अभियान का आगाज करने वाले हैं। हालांकि नजरें इस बात पर भी हैं कि मुलायम सिंह यादव कब अखिलेश यादव के साथ नजर आएंगे चुनावी रैलियों में भी। जाहिर तौर पर उन्हें भी मंच पर साथ लाने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से की जा रही होगी। रैलियों को लेकर पुरजोर तैयारियां हैं और अब बड़ा मास्टर प्लान भी सामने आ सकता है प्रचार को लेकर कि कौन कौन से बड़े चेहरे उतरेंगे। क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ दिखाई देंगे चुनावी रैलियों में? इसको लेकर भी प्लान जल्द ही सामने आ सकता है दोनों ही पार्टियों की तरफ से। आज सुल्तानपुर से रैलियों का आगाज और कमान संभाल रहे खुद अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे और गठबंधन का मामला सुलझने के बाद राजनीतिक दलों के सामने बगावत से निपटने और वोटरों को अपने पक्ष में गोलबंद करने की चुनौती है। उत्तर प्रदेश में गठबंधन की माथापच्ची के बाद बीजेपी और कांग्रेस आगे की रणनीति बनाने में जुट गई हैं। लंबी मशक्कत के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सीटों के बंटवारे और उम्मीदवार तय करने का काम निपटा लिया है। अपर्णा यादव लखनऊ कैंट में रीता बहुगुणा जोशी के सामने चुनाव लड़ेंगी। गठबंधन के नेता राज्य में बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र संख्या 175 लखनऊ कैंट श्रीमती अपर्णा यादव। हमने ये निर्णय लिया था कि हम अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन बहुत सारे सेकुलर फोर्सेस इकट्ठे हो गए। लोगों को शायद संदेह ये हो गया कि इन हालात में शायद कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बन पाएगा और बीजेपी ऑल्टरनेटिव हो सकता है, इसलिए हम सब इकट्ठे हो गए। बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर की भारत समाज पार्टी को 8 सीट दी है। ओम प्रकाश राजभर खुद मऊ से कौमी एकता दल के मुख्तार अंसारी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी राज्य में 2002 के बाद से सत्ता से बाहर है और इस बार वापसी की कोशिश में है। देखिए, लड़ाई तो उत्तर प्रदेश में सपा से भी है, बसपा से भी है, लेकिन सीटें अलग अलग क्षेत्र की हैं। तीनों अलग अलग नहीं, तीनों एक हैं। और भारतीय जनता पार्टी इन तीनों के एक साथ मिलकर के लड़ने के बाद भी 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी और उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार बनाएगी जो उत्तर प्रदेश की जनता की आकांक्षा के अनुसार। और जहां तक रही टिकट की बात, तो चुनाव लड़ाने के बाद जिम्मेदारी की बात, तो ये तो हमारे नेतृत्व उसका आकलन करता है और अपने तरीके से जिस कार्यकर्ता को जहां उपयुक्त लगता है वो निर्णय वो लेता है। इस बीच आरएलडी ने सोमवार को कुछ और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। पार्टी ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी के बागियों को टिकट देने में तवज्जो दी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन टूटने के बाद आरएलडी ने राज्य में छोटे दलों के साथ मिलकर सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन फाइनल होने के बाद अब बात इस बार अटकी है कि राहुल गांधी और अखिलेश क्या साथ चुनावी मंचों पर नजर आएंगे। कांग्रेस आला कमान इसे लेकर जहां उत्साहित नहीं दिख रहा, तो वहीं अखिलेश की कोशिश साझा मंच बनाने पर है। उत्तर प्रदेश चुनावी घमासान में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच ऐन वक्त पर गठबंधन की घोषणा हुई, लेकिन कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं। कारण ये कि अखिलेश जहां शुरू से ये चाहते थे कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार में उनके साथ रैलियां भी करें, तो कांग्रेस का आलाकमान इस पर उत्साहित नहीं है। अखिलेश यादव जी की मीटिंग है सुल्तानपुर 24 जनवरी और 25 जनवरी लखीमपुर खीरी, और जैसे जैसे तय हो जाएंगे, सबके नॉमिनेशन हो जाएंगे, फिर अखिलेश जी का, राहुल जी का कार्यक्रम भी लगेगा। उन्हें हराएं, जो देश को बेच रहे हैं उन्हें हराएं, तो उसमें कुछ सीटें आखिरी मौके तक चलती रहेंगी, बातचीत होती रहेगी, हम लोग जीतने वाला उम्मीदवार खड़ा करेंगे। हालांकि राज्य इकाई का मानना है कि 1 या 2 रैलियों में दोनों नेता साथ भी नजर आ सकते हैं, लेकिन अभी इसका फैसला दिल्ली से होना है। दिलचस्प बात यह भी है कि कांग्रेस में अभी तक यूपी चुनाव के लिए कोई घोषणा पत्र तैयार नहीं किया गया है। समाजवादी पार्टी की मजबूरी ये थी कि उनके राज्य में कानून व्यवस्था चौपट रही और अखिलेश यादव जी जो फर्जी रूप से विकास के दावे कर रहे थे, उनको स्वयं अपने दाव पे भरोसा नहीं रह गया। इसलिए चुनाव में अंतिम समय में एक कांग्रेस का दामन इन्होंने पकड़ा। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के सिटिंग एमएलए की जिन सूचियों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए थे, उन्हें लेकर भी अभी स्थिति साफ नहीं है। पंचानन मिश्रा,
राज्यसभा टीवी। और अब बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड में कल बीजेपी नेता सतपाल महाराज और विधानसभा स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल समेत 100 से ज्यादा उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए। राज्य सरकार में मंत्री इंदिरा हृदयेश ने भी कल अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। देहरादून जनपद में चकराता से कांग्रेस के प्रीतम सिंह, विकासनगर से नवप्रभात ने भी अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उत्तराखंड में उम्मीदवारों के ऐलान के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ गई है। सोमवार को पार्टी दफ्तर पर कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा। उधर बगावती कार्यकर्ता बीजेपी का भी सिरदर्द बने हुए हैं। दोनों पार्टियों के बागियों के मैदान में आने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। देहरादून के पार्टी मुख्यालय में बगावत पर उतरे ये लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। रविवार को कांग्रेस दफ्तर में बैनर पोस्टर फाड़ने के बाद सोमवार को भी नाराज कार्यकर्ता जमे रहे। बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरह इनकी नाराजगी भी स्थानीय नेताओं के टिकट काटने को लेकर है। जो पार्टी का कमांडर होता है उसका काम लड़ना नहीं होता, उसका काम लड़वाना होता है। वो हमारे पीछे खड़े रहे। हरेंद्र शर्मा, अगर टिकट नहीं मिलेगा तो सीधा सीधा है कि आप बीजेपी को सीट गंवा रहे हो। जो हाईकमान ने टिकट दिया है, बहुत गलत टिकट दिया है। हम आर्यन समाज को खड़े, हम कट्टर कांग्रेसी हैं। हम हाईकमान को ये सिद्ध कर देंगे, आर्यन समाज को निर्दलीय खड़ा करेंगे और जिताएंगे, और हाईकमान को ये बताएंगे कि आपने जो चुनाव किया है गलत किया है। कांग्रेस की सूची के बड़े नामों में देवप्रयाग से पीडीएफ छोड़कर कांग्रेस में आए मंत्री प्रसाद नैथानी, सहसपुर से किशोर उपाध्याय, श्रीनगर से गणेश गोदियाल और हल्द्वानी से इंदिरा हृदयेश शामिल हैं। मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा विधानसभा सीट से मैदान में हैं। पार्टी को उम्मीद है कि बागियों को मना लिया जाएगा। हमेशा ऐसा होता है जब लिस्टें जो हैं आउट हो जाती हैं और किसी जो है पार्टी के नेता को नहीं मिलता तो उसके जो समर्थक और शुभचिंतक होते हैं वो थोड़ा आहत होते हैं। तो अभी ये थोड़ा उनके अंदर की गर्मी है, 1-2 दिन और प्रतीक्षा की जाए तो धीरे धीरे करके सब लौट आएगा। उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने सोमवार शाम प्रचार अभियान को तेजी देने के लिए एलईडी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जेपी नड्डा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई आला नेता और विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी प्रचार अभियान में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पक्ष में माहौल है और कांग्रेस हताशा में है। बीजेपी में बगावती कार्यकर्ताओं पर जेपी नड्डा बचाव की मुद्रा में दिखे। मैं चुनाव प्रचार को जब देख रहा हूं और जो मेरा यहां आना हुआ है उसमें मैं स्पष्ट रूप में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में स्पष्ट वातावरण देख रहा हूं। कांग्रेस के कई नेता पहले ही बीजेपी में शामिल होकर टिकट पा चुके हैं, तो कांग्रेस ने भी बीजेपी के 4 पूर्व विधायकों को टिकट दे दिया है। कार्यकर्ता खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं और नेतृत्व को लेकर भारी पसोपेश में हैं। कई सीटों पर दोनों पार्टियों के बागियों ने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार ताल ठोक दी है। उम्मीदवारों के ऐलान के बाद उत्तराखंड में राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। मतों के बिखराव का असर नतीजों पर पड़ सकता है। ऐसे में राजनीतिक दलों की कोशिश बगावती सुर थामने की है। कैमरामैन संतोष यादव के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर कुछ कार्यकर्ताओं की नाराजगी से प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने इनकार किया है। उन्होंने कहा कि 63 उम्मीदवारों की पहली सूची में देरी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद में होने के नाते हुई। राज्यसभा टीवी संवाददाता नवविक्रम सिंह ने किशोर उपाध्याय से खास बातचीत की। हमारे साथ हैं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय साहब। प्रदेश कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने गुस्से का इजहार किया, टिकट बंटवारे से काफी नाखुश दिखे। इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि बेहद गुस्सा है। देखिए, 1000 से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस की दावेदारी की उम्मीदवार बनने के लिए। अब उसमें 70 ही लोगों को टिकट दिया जा सकता है। ये एक सतत प्रक्रिया है। टिकट बंटवारा हुआ है, उसमें कई बीजेपी के बागियों को टिकट दिया गया है। ऐसे में क्या कार्यकर्ताओं में गुस्सा होना लाजमी है? ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतर ये है कि वो लोग लोभ से वहां गए। जो लोग वहां गए हैं उन्होंने कांग्रेस सरकार को गिराने का काम किया, महापाप किया। जो कांग्रेस में आए हैं उनका कहना यह है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का विद्रूप चेहरा देख लिया है और हम कांग्रेस विचारधारा में विश्वास करके कांग्रेस की
कांग्रेस में आए हैं। सर, टिकट बंटवारे में काफी देरी हुई, अभी भी कुछ सीटों पर ऐलान बाकी है, तो ये कब तक संभव है? नहीं, कोई देरी नहीं हुई हमारे यहाँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कारण उत्तराखंड पर थोड़ा असर पड़ा। उत्तर प्रदेश में कभी समझौते हो रहे थे पार्टियों में, कभी नहीं हो रहे थे, और उसकी वजह से हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप थी उसमें व्यस्त हो गई। तो उसके वजह से हमारी जो केंद्रीय चुनाव समिति है वो उसकी बैठक विलंब से हुई, और हमने 63 उम्मीदवार जनता के समक्ष बहुत संतुलित सूची हमने रखी है। तो आप देख सकते हैं किशोर उपाध्याय जी का साफ कहना है कि 2/3 बहुमत से उत्तराखंड में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। कैमरामैन संतोष यादव के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, देहरादून। और अब नजर गोवा पर। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने साफ किया है कि गोवा में चुनाव जीतने पर बीजेपी सरकार मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में ही काम करेगी। वॉस्को में कल रैली के दौरान अमित शाह ने गोवा की जनता से पर्रिकर को ध्यान में रखकर वोट देने की अपील की। उन्होंने राज्य में बीजेपी की पूर्व सहयोगी एमजीपी को आड़े हाथों लिया। अमित शाह ने नाम लिए बिना कहा कि सत्ता के लालच में ही वो गठबंधन से अलग हुई है। एमजीपी इस बार शिवसेना और गोवा सुरक्षा मंच के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। अमित शाह ने प्रदेश में चुनाव अभियान की समीक्षा के लिए पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की। हम चुनाव के बाद तय करेंगे, पर्रिकर कहां काम करे वो चुनाव के बाद तय करेंगे। मगर मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, पर्रिकर जी कहां पर भी हो, इनका जो लगाव है गोवा के लिए, गोवा की सरकार पर्रिकर जी के नेतृत्व में ही चलने वाली है, वो समझकर गोवावासी निश्चिंत रहे। रविंद्र सिंह शोरान हमारे संवाददाता पणजी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, अमित शाह के बयान के बाद क्या माना जाए, जो कंफ्यूजन बीजेपी के अंदर दिख रही थी वो साफ हुई है, या अभी भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती? बीच की बात ही की अमित शाह ने। जी प्रति, बिल्कुल जिस तरीके से नितिन गडकरी का यहाँ पे पिछले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था और उन्होंने कहा था कि कोई भी विधायक या कोई भी दिल्ली का नेता भी मुख्यमंत्री बन सकता है, उसके बाद एक संशय की स्थिति यहाँ पर बीजेपी और दूसरे राजनीतिक दलों के बीच पैदा हो गई थी। उसको शायद दूर करने की कोशिश अमित शाह ने कल की है, जब जिस तरीके से उन्होंने बताया कि मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में ही यहाँ पर चुनाव होगा। उसके अलावा लगातार कांग्रेस पार्टी भी पर्रिकर को ही यहाँ पर टारगेट करती रही है, चाहे वो रक्षा मंत्रालय से जुड़े काम हो या फिर गोवा के विकास से जुड़ा काम हो। उनका यही कहना रहा है कि ये जो है व्यक्तिगत चुनाव है पर्रिकर का, इसमें न बीजेपी का कुछ लेना देना है, न आरएसएस का। लगातार कांग्रेस यही कहती रही है कि पर्रिकर जो है उन्हीं के काम का ही आकलन है और उन्हीं के काम के आधार पर यहाँ पर बीजेपी वोट मांग रही है। उसी को दूर करने की कोशिश यहाँ पर कल अमित शाह ने की है। और खासी दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से आरएसएस का एक विंग अलग हो गया इस बार पहली बार, उससे किसी तरीके से जो इनका परंपरागत वोट बैंक रहा है, जो हिंदू वोट बैंक माना जाता है बीजेपी के गोवा में, उसमें कोई सेंध जो लगती दिख रही है बीजेपी को, उसको एक बार फिर से दुरुस्त और मजबूती के साथ अपने साथ जोड़ने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। अमित शाह की जो 2 रैलियां कल हुई थी साउथ गोवा में हुई थी। साउथ गोवा में माना जाता है कि कांग्रेस जो है वो परंपरागत तौर पर काफी मजबूत पार्टी के रूप में उभरी है। इस बार बीजेपी कोशिश कर रही है कि जो कैथलिक वोट है उसमें किस तरीके से सेंध लगाकर बीजेपी को वहां पर बहुमत मिले या ज्यादा सीट मिल पाए, ज्यादा वोट मिल पाए, उसकी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जिस तरीके से धीरे धीरे चुनाव नजदीक आ रहा है, बड़े नेताओं का आना भी लगातार जारी है। आज येदियुरप्पा यहाँ पर जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वो आने वाले हैं। उसके अलावा एक सीरीज है जो कि स्टार प्रचारकों की दी गई है, वो धीरे धीरे करके यहाँ पर आ रहे हैं। अमित शाह दोबारा आएंगे और प्रधानमंत्री की रैली 28 तारीख को रखी गई है। 27 तारीख को बीजेपी अपना घोषणा पत्र लेके आएगी। बिल्कुल, यानी तमाम कवायद चल रही है और जिस तरह के बयान आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, जाहिर तौर पर राज्य में बीजेपी चाह रही है कि मनोहर पर्रिकर के नाम पर वोट पड़े और उनकी लोकप्रियता का फायदा ज्यादा से ज्यादा बीजेपी को यहां मिले। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और इन सबके बीच गोवा के मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार मिलिंद नायक के खिलाफ महिला के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक एक 35 वर्षीय महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। महिला ने आरोप लगाया कि बीजेपी उम्मीदवार और समर्थकों ने वॉस्को कस्बे में चुनाव प्रचार करते वक्त अभद्र टिप्पणी की। नायक और उनके समर्थकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है।
कांग्रेस ने नौजवानों को मुफ्त पेट्रोल देने का वादा किया है। घोषणा पत्र में 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए चावल और 7 रुपए किलो चीनी का वादा भी शामिल है। कांग्रेस ने गोवा के लिए सोमवार को घोषणा पत्र जारी कर दिया। पार्टी ने सरकार बनने पर कसीनो बंद करने और खनन शुरू करने का वादा किया है। सस्ता अनाज और युवाओं के लिए कई लोक लुभावन वादे भी घोषणा पत्र में शामिल हैं। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी सरकार पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप भी लगाया। हर एक गोवन का मैनिफेस्टो है, हर एक व्यक्ति का मैनिफेस्टो है, हर नौजवान का मैनिफेस्टो है, हर महिला का मैनिफेस्टो है, हर एक व्यक्ति का है। इसमें स्वास्थ्य की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा 5,000 रुपए का, जिसके घर में 1 लाख से कम आमदनी है। तो ये एक संयुक्त मैनिफेस्टो है जिसमें हर व्यक्ति की आशा अभिलाषा शामिल है। This is a manifesto which is dedicated to the youth, to the empowerment of youth, to empowerment of women, to empowerment of the workmen, to empowerment of every Goan. It's something different. We have done it. घोषणा पत्र में गोवा के नागरिकों की दोहरी नागरिकता के मुद्दे को सुलझाने, युवाओं को रोजगार, छात्रों को 5,000 रुपए मासिक पेट्रोल देने, गोवा के निवासियों को सरकारी नौकरी में वरीयता देने का वादा भी है। इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की कोशिश का भी जिक्र है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर कभी भी वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। कांग्रेस जो वादे करते हैं वो कभी निभाते नहीं। हम वादे करते हैं वो निभाते हैं। लास्ट टाइम हमने जो वादे किए थे उसमें से 90% काम पूरा किया, वादे किया, वो निभाने पड़ते हैं, वो निभाया हमने। बीजेपी 27 जनवरी को घोषणा पत्र जारी करेगी। आम आदमी पार्टी पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। राज्य में 4 फरवरी को एक ही चरण में 40 सीटों के लिए चुनाव होना है। रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी। और अब बात मणिपुर की। केंद्र सरकार मणिपुर में 83 दिनों से जारी नाकेबंदी से परेशान जनता को राहत देने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की बड़ी खेप पहुंचा रही है। मालवाहक विमान C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए 35 टन तेल भेजा गया है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग को इस बारे में सूचना दे दी है। जल्दी 70 टन अतिरिक्त पेट्रोलियम उत्पाद मणिपुर भेजा जाएगा। इस बीच पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करके आपूर्ति के बारे में जानकारी दी। पिछले साल 1 नवंबर से यूनाइटेड नगा काउंसिल ने राजमार्ग पर आर्थिक नाकेबंदी कर रखी है। धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि आज पेट्रोलियम उत्पाद से भरे 100 ट्रकों को इम्फाल भेजा जा रहा है। आज लगभग 100 ट्रक विभिन्न पेट्रोलियम प्रोडक्ट, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, ये सारा पदार्थ आज वहां जा रही है। वहां की जो रोजमर्रा की आवश्यकता है, भारत सरकार ने तय किया है किसी भी परिस्थिति में वहां के नागरिकों को कोई असुविधा ना हो, इसलिए उसकी सप्लाई चेन पे कोई कमी नहीं रखी जाएगी। और इस समय मणिपुर में इम्फाल से जुड़े हैं हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन, उनका रुख करेंगे। अखिलेश, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से भरे ट्रक जरूर भेजे जा रहे हैं, कितनी बड़ी राहत की बात है ये मणिपुर के लोगों के लिए, और नाकेबंदी को लेकर फिलहाल क्या अपडेट है, कितना सुधार हुआ है उसमें? देखिए प्रीति, नाकेबंदी को लेकर इम्फाल में 23 जनवरी को त्रिपक्षीय बातचीत होनी थी, जिसमें मुख्यमंत्री, यूएनपी के नेता, यूनाइटेड नगा काउंसिल के नेता और केंद्र सरकार के नेताओं को भाग लेना था। लेकिन वो यूएनपी ने पूरी तरह नकार दिया कि वो इम्फाल में भाग नहीं लेंगे किसी भी वार्ता में। तो इसके बाद अब 26 जनवरी के बाद दिल्ली में वार्ता होनी है, जिसे मुख्यमंत्री ने भी मुझे कंफर्म किया कि दिल्ली में अगर वार्ता होगी, अगर गृह मंत्री राजनाथ सिंह बुलाएंगे तो वो भी जाएंगे, या अगर आधिकारिक स्तर पर बात होगी तो अधिकारियों की एक टीम वहां भेजी जाएगी। तो इस तरह का अपडेट है उस मामले में। जहां तक केंद्र सरकार की बात है तो देखिए, बीजेपी इस चुनाव में एक बड़े दमखम के साथ चुनाव में उतर रही है, लेकिन बीजेपी के लोगों को अब यह महसूस हो रहा है कि नाकेबंदी का ठीकरा राज्य की जनता की तरफ से किसी न किसी तरीके से बीजेपी पर फोड़ा जा रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि यूनाइटेड नागा काउंसिल के पीछे NSCN-IM का हाथ है, और NSCN-IM बात कर रही है केंद्र सरकार के साथ एक खास तरह के समझौते के तहत। तो लोगों को यह लग रहा है कि बीजेपी किसी न किसी तरीके से नगा लोगों को सहयोग कर रही है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी अब चेत रही है, और बीजेपी को यह समझ में आ रहा है कि वह किसी एक खास समुदाय की पार्टी के रूप में उसकी पहचान बन रही है, और इसीलिए मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी हवाई जहाज से पेट्रोलियम पदार्थ
या हवाई जहाज से खाद्य सामग्रियां और अन्य जो सामग्रियां हैं हवाई जहाज से भेजने की बात हुई बिल्कुल, है। इसीलिए जितनी फौरी राहत भेजी जा सकती है वो अब हमें देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। और इन सब के बीच मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कल 31 उम्मीदवारों की सूची जारी की। मणिपुर में पहले चरण में 4 मार्च जबकि दूसरे चरण में 8 मार्च को मतदान होना है। पहले दौर के लिए 20 और दूसरे दौर के लिए 11 नामों पर फिलहाल फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ओकराम मेबोबी सिंह के खिलाफ थौबल से बीजेपी के एल बसंता सिंह उम्मीदवार होंगे। 60 सीटों वाली मणिपुर विधानसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला 15 साल से सत्ता पे काबिज कांग्रेस के साथ है। और अब बात पंजाब की। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए शिरोमणि अकाली दल आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। इस बार के चुनाव में भी वो अपनी सहयोगी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। कुल 117 सीटों में से 94 सीटों पर उसने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि उसकी सहयोगी बीजेपी 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह पंजाब में आज बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे। प्रदेश के 2 दिन के दौरे के वक्त वो अबोहर, फाजिल्का, फिरोजपुर, पठानकोट और राजपुरा विधानसभा क्षेत्र में भी प्रचार करेंगे। बीजेपी ने 22 जनवरी को अपना घोषणा पत्र जारी किया था। और इसी के साथ फिलहाल हमारे विधानसभा चुनाव से जुड़े खास बुलेटिन लोकतंत्र में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।